स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम्स। एक्सक्रीशन का मतलब ये होता है कि बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालना। तो एक्सक्रीशन सारे लिविंग बॉडीज में होता है। तो अगर हम शुरुआत जैसे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स से शुरू करें तो ऊपर से जैसे देखते हैं तो जो भी चीज हम इनटेक करते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है। तो अगर हम एक तरफ देखें तो प्लांट्स फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं, वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस दौरान ये यूज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसका बनाते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज यहाँ पे काम आ जाता है, लेकिन ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट उस टाइम पे। तो डे टाइम में ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो ये ऑक्सीजन का ही वेस्ट प्रोडक्ट फिर हमारे लिए यूजफुल बन जाता है। तो ऑक्सीजन ये स्टोमेटा के थ्रू निकल जाता है। ये पेड़ों में हवा भी लेते हैं, सांस लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में यूज करते हैं ऑक्सीजन, जो कि पूरा दिन भर रेस्पिरेशन चलता है, ऑल डे। और वेस्ट, रेस्पिरेशन का वेस्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस चल रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड दिन के टाइम में तो यूज हो जाती है यहीं पे, लेकिन रात के टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस नहीं चल रहा है, फोटोसिंथेसिस भी लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन है, लेकिन दिन के टाइम में जब लाइट रिएक्शन नहीं है तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। प्लांट्स को भी एक्सेस वाटर जो इनका निकलता है, इसको रिड ऑफ करना पड़ता है वाया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो पत्तियों से पानी इवेपोरेट होता है और फिर इसी प्रेशर के चलते ही पानी फिर रूट से ऊपर की तरफ आ पाता है। इसके बाद प्लांट्स नाइट्रोजन का बहुत यूज करते हैं। प्लांट्स का जो क्लोरोफिल है, ये इसका बेसिक कंपोनेंट्स में है नाइट्रोजन। तो ये प्लांट बॉडी इतनी सिंपल सी बॉडी, वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सिंपल इस सेंस में हम कह रहे हैं कि हमने नाइट्रोजन को मतलब एब्जॉर्ब करना, ये प्लांट के सिस्टम में नहीं है एम्बेडेड ये सिस्टम। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं बैक्टीरिया, और ये रूट से ऐसे कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो प्लांट्स गेट नाइट्रोजन बाय सॉइल, और जब नाइट्रोजन का यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन के इस तरीके से कंपाउंड्स का, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सक्रीशन इन प्लांट्स चलता है। तो अलग अलग इनके पार्ट से अलग अलग टाइप ऑफ वेस्ट निकलते हैं। इनको हम थोड़ा सा और ज्यादा डेप्थ में देखेंगे जब हम प्लांट्स पर्टिकुलरली डिस्कस करना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने बस ये बताने के लिए शुरू किया कि एक्सक्रीशन सारे लिविंग बॉडीज में होता है, और चाहे कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से निकल जाए, ऑक्सीजन स्टोमेटा से निकल जाए, वाटर वेपर भी स्टोमेटा से वाया ट्रांसपिरेशन, जो सॉलिड वेस्ट हैं या फिर और भी जो टाइप ऑफ वेस्ट हैं, कई बार इनके ब्रांचेस में स्टोर हो जाते हैं तो ब्रांचेस से निकल जाते हैं। कई टाइप ऑफ वेस्ट इनके पत्तियों में स्टोर हो जाते हैं तो पत्तियों में निकल जाते हैं, फलों में स्टोर हो जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं। कई बार वो गम्स एंड रेजन्स के फॉर्म में बन जाते हैं कई सारे प्लांट्स में। तो रबर के जैसे हमें निकलता है, स्टेम आप काट दीजिए तो एक लिक्विड जैसा निकलने लगता है। ऑयल्स जो बनते हैं, ये भी, इसमें भी वेस्ट डाल दिए जाते हैं, हमारे लिए यूजफुल है, इनके लिए वो वेस्ट प्रोडक्ट है। अब यहां से हम शुरू करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो यही जो प्रोसेस हमने प्लांट्स में देखा, यही प्रोसेस ह्यूमंस में हो रहा है। तो ह्यूमंस भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो हमें रेस्पिरेटरी वेस्ट निकलते हैं बॉडी से। रेस्पिरेटरी वेस्ट कैसे हैं? सबसे मेन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये वाटर तो निकल जाता है वाया द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग। इसके बाद हम न्यूट्रिशन लेते हैं, तो यहां से एक तरफ बनते हैं डाइजेस्टिव वेस्ट एंड जो एक्स्ट्रा वाटर, ज्यादा पानी आपने पी लिया तो बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर भी जो है वो भी एक तरीके से वेस्ट है, उसको भी निकाला जाएगा। अब डाइजेस्टिव वेस्ट में आते हैं, तो पहला तो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते हैं अलग अलग, बेसिकली 3 फॉर्म्स में। एक फॉर्म है यूरिया, दूसरा है यूरिक एसिड, तीसरा है अमोनिया। इन 3 फॉर्म्स में नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते हैं। अच्छा, ये नाइट्रोजनस वेस्ट बनते कहां पे हैं? लिवर में बनते हैं। जब लिवर इन डेड प्रोटीन रिमेन्स को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, जितना भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो इंटेस्टाइन्स एब्जॉर्ब करती है, ब्लड में डालती है, वो सब आते हैं लिवर में। और लिवर का ये भी काम है कि जितना भी न्यूट्रिएंट्स आए हैं उनमें जो कुछ चीजें स्टोर करके रख ले फॉर फ्यूचर यूज। तो ये जो एक्स्ट्रा एमिनो एसिड्स हैं, इनको जब लिवर चेंज कर देता है ग्लूकोज में,
इस टाइम पे एक प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम कहते हैं यूरिया, और ये यूरिया पॉइजनस है। अगर ज्यादा क्वांटिटीज में अगर हमारे बॉडी में यूरिया हो जाए तो ये पॉइजनस चीज है और इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। जैसे कॉलेरा किसी को हो जाता है तो कॉलेरा में डेथ हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि बॉडी में यूरिया की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। अब कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। बॉडी में एक्सेस सॉल्ट्स, कोई भी चीज अगर एक्सेस में है तो वो वेस्ट है, तो बॉडी हमारी एक्सेस NaCl भी बनाती है। विटामिन बी एंड विटामिन सी भी जब एक्सेस में हो जाते हैं तो इनको भी एक्सक्रीट किया जाता है। इसके अलावा बाइल पिगमेंट्स, ये भी एक्सक्रीशन में आते हैं। और बाइल पिगमेंट्स किस तरीके से आते हैं? लिवर जो है ये बनाता है येलो कलर का बिलीरुबिन फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ द डेड आरबीसी। जो डेड आरबीसीज है, जब इनका ब्रेकडाउन होता है तो एक येलो बिलीरुबिन बनता है, और यही येलो बिलीरुबिन ये भी एक्सक्रीट किया जाता है, इसका एक पार्ट। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया कि कुछ रेस्पिरेटरी वेस्ट है, कुछ डाइजेस्टिव वेस्ट है, कुछ एक्स्ट्रा वाटर है। एंड डाइजेस्टिव वेस्ट में हमने कई सारे देख लिए। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हमारा जो यूरिन है और जो हमारा एक्सक्रीटा है ये येलो ब्राउन कलर में क्यों होता है? लिवर का जिक्र आया, बिलीरुबिन का जिक्र आया, तो फिर यहां से देखना शुरू करते हैं, एक आइडिया आपको रहेगा। तो जो डेड आरबीसीज होते हैं, डेड रेड ब्लड सेल्स, इनका काम होता है ऑक्सीजन को इधर से उधर कैरी करना, तो हीमोग्लोबिन इनके अंदर होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट इनका कॉम्पोजिशन ऐसा है कि जब ये टूटते हैं तो एक कंपाउंड बनता है बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन पहुंचता है लिवर में, और लिवर इस चीज से क्या यूजफुल बना सकता है? तो बिलीरुबिन का यूज करता है लिवर इन बाइल, जो बाइल जूसेस हैं जो कि यूज होते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। तो बाइल के बारे में अभी तक हमने इतना जान रखा है कि ये स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में, और इसका काम है डाइजेशन ऑफ फैट्स। ये येलो ग्रीन कलर का होता है बाइल, थोड़ा सा येलोइश ग्रीन। इसके बाद जब डाइजेशन होता है तो बाइल कम्स आउट ऑफ डुओडेनम। अब बाइल पहुंचता है इंटेस्टाइन्स में होते हैं बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया काम करते हैं दोबारा से इस बिलीरुबिन पे, दे ब्रेक डाउन बिलीरुबिन। और जब बिलीरुबिन को ये ब्रेक डाउन करते हैं तो इससे दो अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स निकलते हैं। एक प्रोडक्ट, एक होता है येलो ब्राउन पिगमेंट, जो कि जाके मिल जाता है इनटू अवर फीसीज। ये हमारे फीसीज को येलो ब्राउन कलर देता है। एक दूसरा प्रोडक्ट निकलता है यूरोबिलिनोजन, जो कि ये हमारे ब्लड में मिल जाता है, और फिर इसको किडनीज जो हैं, जो किडनीज हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती हैं, ये इसको डाल देती है यूरिन में। तो यही येलोइश कलर यूरिन में आ जाता है। तो अगर हम कहें कि हमारा एक्सक्रीटा येलो ब्राउन क्यों होता है, तो उसका बेसिक रीजन डेड आरबीसीज से बिलीरुबिन निकला। बिलीरुबिन का जब ब्रेक डाउन हुआ तो फिर इससे ऐसे कंपाउंड्स निकले कि जिसकी वजह से एक्सक्रीटा येलो ब्राउन होता है। एंड कलर ऑफ द फीसीज, ये डिपेंड करता है कि कितना बिलीरुबिन निकल रहा है एंड बिलीरुबिन के इंटरैक्शंस कैसे हो रहे हैं बॉडी के अंदर। कई सारी चीजों पे कलर ऑफ फीसीज चेंज करता है। आप कौन सी दवाई ले रहे हैं, क्या है आपका बॉडी कंपोजिशन, कई जगहों पे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई है। अब एक्सक्रीशन हमने अभी तक देखा ये चीज कि रेस्पिरेटरी वेस्ट भी हैं, डाइजेस्टिव वेस्ट भी हैं, तो इनके अलग अलग ऑर्गन्स हैं। तो ये रहे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो पहला, अगर हम एक तरफ से देखना शुरू करें तो रेस्पिरेशन से शुरू करते हैं। तो पहला तो हो गया लंग्स, जो कि एक्सक्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। एक तरफ हो गया स्किन में है स्वेट ग्लैंड्स, जो कि एक्सेस वाटर एंड एक्सेस सॉल्ट को ये वाया स्वेट ये रिलीज कर देते हैं। थोड़ा बहुत यूरिक एसिड और लैक्टिक एसिड भी वाया स्वेट निकल जाता है। तो ये तो हो गया रेस्पिरेशन का एंड एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट्स। अब ये है डाइजेशन वाली चीज। डाइजेशन में शुरुआत लिवर से याद करते हैं। लिवर क्या करता है? डिटॉक्सिफाई अमोनिया, जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी नाइट्रोजनस चीजें उसके जो वेस्ट बनते हैं, इनको डिटॉक्सिफाई करता है और कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। ये यूरिया जाके मिल जाता है ब्लड में, और ब्लड से इस यूरिया को फिर साफ करती हैं हमारी किडनीज। और लिवर का एक और काम है टू ब्रेक बैड कोलेस्ट्रॉल।
और जो ब्लड में कहीं अल्कोहल आ गया, कुछ ड्रग्स आ गई, कुछ दवाइयां, कुछ भी एनीथिंग, तो ये लिवर ही इनको ब्रेक करता है। और ब्रेक करने के दौरान जो भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकले ये लिवर बनाता है, ब्लड में डालता है, एंड ब्लड को फिर साफ करती हैं किडनीज। और ये जो यूरिया लिवर में बना, इस यूरिया को एलिमिनेट करने का काम किडनीज का है, और किडनीज फाइनली बनाती यूरिन। तो जो यूरिन हमारे बॉडी से निकलता है ये हमारे ब्लड से आता है, रादर देन हमारे खाने पीने से। ठीक है, खाने पीने से जो भी चीजें हैं वो इजेशन में गया, डाइजेस्टिव। यूरिन बनता है हमारे ब्लड से। अब यहाँ पे देखना शुरू करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये किडनीज वाला सिस्टम ही बेसिकली एक्सक्रीशन में आता है, क्योंकि यही हम अलग से पढ़ते हैं। स्किन नॉर्मल सी चीज है, लंग्स हम पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे किडनीज। तो पहली बात, ये बीन शेप्ड है। लोकेशन अगर देखी जाए, ऑन द ईदर साइड ऑफ बैकबोन, एक बैकबोन के इधर, एक बैकबोन के इधर। और अगर इनका वैसे लोकेशन देखा जाए तो रिब्स के लास्ट का पोर्शन जो है वो आता है किडनीज पे, और किडनीज थोड़ा कमर में पीछे की तरफ होती है। और एक और चीज, राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होती है लेफ्ट किडनी के मुकाबले। तो अगर हम देखना शुरू करें तो ब्लड, ये जो रेड वाली जो आपको ये दिख रही है ब्लड वेसल, यहां से ब्लड आता है, इसको कहते हैं रीनल आर्टरी। और जो ब्लड आता है ये ऑक्सीजनेटेड है, इस वजह से रेड से दिखाया जा रहा है, लेकिन इसमें वेस्ट है। और किडनी इस वेस्ट को, ये जो रीनल आर्टरी से ब्लड आया, ये किडनी पे पहुंचता है। किडनी यहां से यूरिया निकाल लेती है, एंड जो बाकी ब्लड बचता है वो रीनल वेन के जरिए वापस से चले जाता है हार्ट की तरफ। और ये ब्लड आता कहां से? ये भी हार्ट से आता है। और ये किडनी हो गए बीन शेप्ड। और ये यूरिया, ये यूरिन जो निकलता है, यूरिन यहां से, ये ट्यूब है जिसको यूरेटर कहते हैं, ये ट्यूब से पहुंचता है ब्लैडर में। ब्लैडर में स्टोर होता है, इसमें वॉल्व्स होते हैं जिससे कि ये बैक फ्लो ना हो। और जब ब्लैडर भर जाता है तो ब्लैडर सिग्नल सेंड करता है ब्रेन को। और फिर ब्लैडर के नीचे होता है स्फिंक्टर मसल, कि जब ब्रेन सिग्नल देता है कि अब आप यूरिन को, तो ये स्फिंक्टर मसल है, ये स्फिंक्टर मसल जब ओपन हो जाता है तो फिर यूरिन फ्लो हो जाता है। एंड ये जो ओपनिंग है इसको कहते हैं यूरेथ्रा। तो ये बेसिक प्रोसेस है। अब किडनी का हम थोड़ा सा डिटेल में आते हैं। किडनी के पहले आउटर पार्ट्स जैसे हम देखते हैं, तो यहां से जो रेड है ये है रीनल आर्टरी। ब्लड कहां से आ रहा है? फ्रॉम डॉर्सल अयोटा। अयोटा का पोर्शन जो कि डॉर्सल यानी कि नीचे की तरफ, तो हार्ट से नीचे की तरफ ब्लड भेजा गया है, डॉर्सल अयोटा। ये रेड वाला जो ब्लड वेसल है, यहां से आप देखिए कि ब्लड जाएगा किडनी में, सब चीजें, यूरिया फिल्टर हो जाएगा, यूरिन निकल जाएगा, एंड जो फिल्टर्ड ब्लड है वो आएगा रीनल वेन से। ये रीनल वेन कहां जा रहा है? टू इंफीरियर वेना केवा। हार्ट का वो पोर्शन, बॉडी, लोअर बॉडी से ब्लड हार्ट में आ रहा है, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, अब ये तो प्रोसेस रहा। अब देखना शुरू करते हैं। तो एक है रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल, ये आउटर जो कवरिंग है इसकी। इसके बाद जो किडनी के बाहर वाला पोर्शन है, आउटर एरिया, ये थोड़ा सा डार्क भी है, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स बार बार जिक्र आएगा, बाहरी पोर्शन को हम कॉर्टेक्स कहेंगे। और इनर पोर्शन जो है, जो इनर पोर्शन, इसको हम कहेंगे मेड्यूला। ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब इनर पोर्शंस, ये थोड़ा सा लाइट है, ठीक है, तो ये मेड्यूला है। और हम देखते हैं कि ये जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स का पोर्शन ये अंदर की तरफ आया है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, कॉर्टेक्स का पोर्शन अंदर की तरफ घुसा हुआ है, कि मतलब छत का पोर्शन है और वो नीचे तक आया है, कॉलम बनाया है, फिर से ऊपर चला गया। ऐसे कॉलम्स को हम कहते हैं रीनल कॉलम्स। तो ये तो आउटर पार्ट हुआ।
और अंदर की तरफ ऐसे पिरामिड्स आपको दिखेंगे जिनको हम रीनल पिरामिड्स कहते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन जो यूनिट ऑफ इसका किडनीज है वो इस तरीके से अरेंज रहते हैं कि उनका जो हेड है वो कॉर्टेक्स में रहेगा एंड जो डाउन है उनका पोर्शन वो इधर रहेगा मेड्यूला में। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से ये चीज क्लियर हुई। एंड ब्लड फिर ये यूरिन जो है, यूरिन निकलेगा ट्यूब कॉल्ड यूरेटर। ठीक है, तो अभी हमने आउटर पोर्शंस देखे हैं किडनी के, और ये इसी वजह से कर रहे हैं कि आपको एक एक करके चीजें याद हो। ठीक है, तो यहां पे सब क्लियर है। अभी रीनल कैप्सूल, बाहर का एरिया कॉर्टेक्स और बाहर का एरिया डार्क है, अंदर का एरिया मेड्यूला, अंदर का एरिया लाइट है, और रीनल कॉलम्स एंड ऐसे पिरामिड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 6 जैसे यहां दिख रहे हैं, तो ऐसे पिरामिड्स हैं। अब यहां से किडनी का जैसे हम देखते हैं वर्किंग, तो किडनी बनी है मेड ऑफ नेफ्रॉन्स, ब्लड आता है किडनी के अंदर, इससे वेस्ट निकल गया, ब्लड वापस चला गया, और जब आप किडनी पे जूम इन करेंगे तो आपको नेफ्रॉन मिलेगा। अभी फिलहाल इसमें और कुछ चीजें देखते हैं, तो शुरुआत जैसे हम देखते हैं रीनल आर्टरी से ब्लड आया, रीनल वेन से ब्लड निकल गया, वेस्ट निकल गया यूरेटर से। ठीक है, ये 3 चीजों हमने देख लिया। अब एक एक करके बाकी चीजें देखते हैं। ये है रीनल कॉर्टेक्स, ये जो आउटर डार्क एरिया है, ये जो इनर लाइट एरिया है, ये जो पूरा ये है रीनल मेड्यूला। ठीक, इसके बाद ये है जो ऐसे पिरामिडल शेप आपको दिख रहे हैं, ये है रीनल पिरामिड्स। ये स्ट्राइप्ड सब्सटेंस है जो कि पिरामिड्स में भरा है। नेफ्रॉन्स मिले हैं तो ऐसा स्ट्राइप्ड सब्सटेंस आपको दिखेगा कि कुछ ऐसा सब्सटेंस है। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको नेफ्रॉन दिखेगा। नेफ्रॉन सेल्स हैं और ये सब्सटेंस है, तो सेल्स ऑब्वियसली माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, तो वही वाली बात है कि हमारा दिल, अगर आप यूं देखेंगे कि हमारा दिल है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको कार्डियक सेल्स दिखाई देंगे। ठीक है, इसके बाद ये हो गए रीनल कॉलम्स, ये फाइब्रस कैप्सूल हो, एक आउटर कवरिंग। अब यहां पे ये है रीनल पैपिला। ये जो पिरामिड्स हैं, इन पिरामिड्स का एपेक्स का मतलब होता है जो टॉप है। ये टॉप जो है, ये वाला पोर्शन, ये जैसे आप कह सकते हैं, ये है रीनल पैपिला। इनका टॉप ये यूं करके यूं आए हैं, तो इनका टॉप अंदर की तरफ है और ये मेड्यूला वाले पोर्शन में आ रहा है। अब इसके बाद ये चीज हम देखते हैं कि वेस्ट कहां से बना। ये पिरामिड्स का जो एपेक्स है, यहां से वेस्ट आ रहा है और वेस्ट इस तरीके से कलेक्ट हो रहा है। जो व्हाइट वाली जो चीज आप देख रहे हैं, ये वेस्ट ब्रांचेस से कलेक्ट हो रहा है। कलेक्ट होते होते ये यहां तक आया, और यहां पे ये चीज है, ये पोर्शन की जहां से ब्रांचिंग शुरू है इसकी, वेस्ट वाले इस ट्री की, इसे हम वेस्ट का ट्री के जैसा कह सकते हैं। इसे हम कहते हैं हाइलियम। ये होता है नॉच, और फिर यहां से ब्रांचिंग कह लीजिए नॉच से शुरू होती है वेस्ट के ट्यूब्स की। यहां पे वेस्ट का ट्यूब वो एक चीज है, तो यहां पे बन जाता है यूरेटर। किडनी में अब अगर फुल किडनी देखें तो इधर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स हो गया, इधर वाला पोर्शन, जो पोर्शन यूरेटर से जुड़ा है, इसे हम कहेंगे रीनल पेल्विस। ये पोर्शन करीब, ठीक है, कि ये अभी ट्यूब तो यहां से बनेगा ना, यूरेटर यहां से पतली सी ट्यूब हो गई है यहां, लेकिन अभी ट्यूब का एक मोटा हिस्सा है और ये किडनी से इधर जुड़ा है, तो ये किडनी के अंदर ही है एक तरीके से। मतलब टेक्निकली वैसे अंदर नहीं, लेकिन किडनी आप मानेंगे तो यहां तो बॉर्डर मानेंगे इसका। तो इधर कॉर्टेक्स, इधर पेल्विस। तो कभी पेल्विस बोला जाए तो यानी कि इस तरफ की बात हो रही, कॉर्टेक्स यानी कि उस तरफ की बात हो रही, मेड्यूला यानी कि इसका ये बीच वाले पोर्शन की बात हो रही।
और ये मेजर कैलिंग्स, माइनर कैलिंग्स, ये इसकी ब्रांचेस हैं। ये जैसे एक स्टेम के बड़े ब्रांच, ये हैं बड़े ब्रांच, और ये बड़े ब्रांच फिर से ब्रांच हुए हैं। तो माइनर कैलिंग्स ये वेस्ट के चीजें हैं कि ब्लड आया और यहाँ पे नेफ्रॉन्स लगे हुए हैं, तो नेफ्रॉन्स ब्लड को फिल्टर करेंगे और वेस्ट यहाँ पे जमा करते रहेंगे। तो सारा का सारा वेस्ट इन व्हाइट वाली जगहों से इकट्ठा होके आते रहेगा और निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो ये है आर्टरी, ब्लड हार्ट से आया है और फिर चला जाएगा। यहां से वैसे तो ये नेफ्रॉन ऐसा दिखता है, लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा सा ट्यूब है, तो बेटर है कि हम इसका प्रोसेस आप ऐसे एक बार समझ लें, प्रोसेस क्या हो रहा है, फिर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे। इस आर्टरी से इस तरीके से एक ट्यूब निकलती है। ये ट्यूब फिर टूटती है कैपिलरीज में, पतले पतले कैपिलरीज, और कैपिलरीज का एक ऐसा नॉट के जैसा है, मतलब नॉट है पूरा एक, और फिर ये नॉट निकलता है फिर यहां से। तो इधर ब्लड जहां से आया इसको हम कह सकते हैं एफेरेंट आर्टियोल, रीनल आर्टरी से जो जुड़ा है एफेरेंट आर्टियोल। यहां पे अगर हम देखें तो ये रही रीनल आर्टरी, इस रीनल आर्टरी से, और इसमें भी ब्रांचिंग हो रही है, ये किसी और नेफ्रॉन से जुड़ा है, ये ब्रांच किसी और नेफ्रॉन से जुड़ा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है ब्लड, और हर ब्रांच के साथ एक नेफ्रॉन उसे मिल रहा है। ये वाला नेफ्रॉन इस ब्रांच से आया, तो ये है एफेरेंट आर्टियोल, ब्लड एंटर कर रहा है, यहां पे मिला एक नॉट। अब ये जो ट्यूब है ये पतली है और इधर की ट्यूब मोटी है। तो ये पतली ट्यूब है, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट के जैसा पाइप के साथ भी कर सकते हैं, एक तरफ पतला पाइप लगाएं, एक तरफ मोटा पाइप लगाएं। पतले पाइप में ज्यादा प्रेशर होगा और ये घूमा भी खूब है, तो इसकी वजह से यहां प्रेशर बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, ये जो कैप्सूल है जिसको हम ग्लोमेरुलस कैप्सूल कह सकते हैं, और ये कैपिलरीज को हम कह सकते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। इसको हमने टर्म दिया ग्लोमेरुलस, इसको टर्म दिया ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ये इस तरीके से बना है कि ये थोड़ी बहुत चीजें, बहुत पतला सा होता है ग्लोमेरुलस। ये है जैसे ग्लोमेरुलस, ऐसा एक हॉलो फुटबॉल के जैसा है, ठीक है, ये ग्लोमेरुलस। और ये इस तरीके से इसकी जो वॉल्स हैं वो कुछ ऐसी सी हैं कि यहां से जो पतले पार्टिकल्स हैं, मतलब छोटे पार्टिकल साइज में, वो निकल जाएंगे और बड़े पार्टिकल्स रह जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज यहां पे होती है, जो छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं वो सब के सब निकल जाएंगे। बड़े पार्टिकल्स यानी कि ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन सेल्स, ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज तो इधर छोटे पार्टिकल में, प्रोटीन सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स एंड ये ब्लड सेल्स, ये रह जाएंगे सिर्फ, और ये निकलेंगे किससे, एफरेंट आर्टियोल से। और ये एफरेंट आर्टियोल फिर चलता रहेगा। यहां पे हमने जितने भी छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं वो अलग कर लिए हैं। छोटे साइज के पार्टिकल्स में यूजफुल प्रोडक्ट्स भी हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं। अब आगे के साथ में क्या होता है, इसे कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। ये से तो कहा गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हमने फिल्टर कर लिए, बड़े पार्टिकल्स जाने दिए, छोटे पार्टिकल सारे रख लिए। यहां पे जितने यूजफुल पार्टिकल्स हैं वो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, और ये बड़े पार्टिकल्स के साथ यूजफुल पार्टिकल छोटे साइज के भी मिल गए। इसके साथ साथ जो कुछ और चीजें हैं वो इसमें फिर से चली गई। कौन सी चीजें, जैसे क्रिएटिन, कुछ और ऐसे आयंस हैं, वो भी रीअब्सॉर्ब हो गए। तो यहां पे इस वाली ट्यूब में क्या बचा, सिर्फ वेस्ट बचा, और यहां से ब्लड आया, छोटे पार्टिकल्स अलग हो गए, बड़े पार्टिकल्स अलग हो गए, छोटे पार्टिकल्स में जो यूजफुल थे वो दोबारा से ब्लड में मिल गए, तो ब्लड फिल्टर हो गया पूरा।
तो ये प्रोसेस, तो पहला यहां पे जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट बचा, इसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, वाटर और छोटे पार्टिकल्स जो कि प्रोटीन्स के साइज के कंपैरिजन में छोटे हैं, ये निकल जाते हैं वाया द पोर्स ऑफ ग्लोमेरुलस, इसके जो छोटे छोटे छेद हैं। इसके बाद ये जो आगे के टाइम में होता है ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, यहां से ट्यूब शुरू होती है, तो ट्यूब में रीएब्जॉर्प्शन हुआ एंड लास्ट का पोर्शन है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ट्यूब से कुछ और जो चीजें हैं जो वेस्ट है वो सिक्रीट हो जाती हैं। तो ये रियलिटी में कुछ इस तरीके का दिखता है। तो रीनल आर्टरी हो गया, एफरेंट आर्टियोल हो गया, यहां पे इस तरीके का नॉट बनेगा, ग्लोमेरुलस जिसे कहते हैं। और ये ग्लोमेरुलस किसके अंदर है? एक हॉलो एक बॉक्स है। ठीक है, तो इससे फिर निकला, ये हो गया ग्लोमेरुलस। इससे जो ये निकलेगी इसको कहेंगे एफरेंट आर्टियोल। खून आएगा कहां से? एफरेंट, ए से, जाएगा कहां से? ई से। ठीक है, अब इसके बाद जितना भी यूजफुल चीजें हैं वो सब छोटे साइज की यूजफुल चीजें यहां से आ गई। यहां पे बोमैन्स कैप्सूल खत्म है, जो बॉर्डर आपको दिख रहा है, यहां से ट्यूब शुरू है। ठीक है, ट्यूब को भी, ये बड़ी सी लंबी सी ट्यूब है, इसको भी हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा इसका यहां तक रहा करीब, तो इस हिस्से को हमने नाम दिया ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। प्रॉक्सिमल का मतलब नजदीक, किसके नजदीक? आर्टरी जो इधर के डायरेक्शन में है, जो थोड़ा इसके पास में है। प्रॉक्सिमल, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब टेढ़ा मेढ़ा। तो 2/3 ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन इसी में हो जाता है। रीअब्सॉर्ब्स 2/3 ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड ग्लूकोज, ये प्रॉक्सिमल कैपिलरी ट्यूब में, मतलब कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में। इसके बाद यहां से ट्यूब नीचे की तरफ जाता है, और ये जो पोर्शन है ये सब कॉर्टेक्स में है, किडनी के कॉर्टेक्स में। यहां तक जाता है ये मेड्यूला में। थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन यहां पे हो जाता है, एब्जॉर्प्शन के साथ साथ ही ये इसी में ब्लड में मिलता जाता है। फिर से ट्यूब ऊपर आती है, कॉर्टेक्स पोर्शन, और फिर इस तरीके से कलेक्टिंग डक्ट आता है। इसको नीचे वाले पोर्शन को हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। इसके बाद ये लूप ऑफ हेनले यहां तक में खत्म है। फिर आती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, टेढ़ी मेढ़ी सी ट्यूब जो कि थोड़ा दूरी पे है। और फिर ये पूरा कलेक्टिंग ट्यूब, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, और इसको हम कह सकते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, जो नीचे जा रहा है इसको हम कह सकते हैं असेंडिंग लिम्ब। ब्लड आता है, ये वाली जो ट्यूब है ये पतली है, इट इज नैरो, तो इस वजह से ज्यादा प्रेशर है। तो एफरेंट आर्टियोल से निकलने पे ही पहुंचता है ग्लोमेरुलस, यहां पे हो जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि जितना भी लिक्विड पोर्शन है वो लिक्विड पोर्शन सारा करीब निकल जाता है। इसमें यूरिया, ये जो वेस्ट है वो भी है, यूजफुल चीजें भी हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, वाटर। फिर ये ग्लोमेरुलस से पहुंचता है ट्यूब्यूल में। ट्यूब्यूल में यूजफुल थिंग्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं, बचता है सिर्फ यूरिया। और फिर ये एफरेंट से तो यहां निकल ही गया था, और फिर ये सब एब्जॉर्ब होता चला जाता है एंड ब्लड गोज बैक एक तरफ, और एक तरफ वेस्ट निकल गया। ये मोर प्रेशर में है, ये वाला लेस प्रेशर में है। क्यों? क्योंकि ये वाइडर होता है। तो ये बेसिक प्रोसेस हो गया। इनके कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये जो बोमैन्स कैप्सूल है, ठीक है, ये बोमैन्स कैप्सूल ये बहुत थिन वॉल्ड होता है, ऑब्वियसली तभी फिल्टर कर पाएगा। सिंगल सेल्ड एपिथेलियल सेल्स का है, जैसे कि आपको दिखाएं, ये वॉल ऑफ ग्लोमेरुलस है, मतलब ये बोमैन्स कैप्सूल पतला सा है कि ब्लड आए
तो स्मॉल पार्टिकल्स सब के सब निकल जाए। ये एक हॉलो बॉल के जैसा है बोमैन्स कैप्सूल। हॉलो बॉल ऐसा कि हमें सब फिगर 2D में बने हैं, लेकिन रियलिटी में 3D। वो एक चीज आई, वो एक बैटरी जैसा होता है या सेल जैसा होता है, कुछ ऐसा सा, वो एक ओवल टाइप की, ओवल क्या मतलब राउंडेड ही कुछ ऐसा है। हॉलो बॉल है, एक तरफ ये जुड़ा है ट्यूब से, कि बोमैन्स कैप्सूल यहां से ट्यूब से जुड़ा है। ग्लोमेरुलस ये नॉट ऑफ कैपिलरीज है, और इन दोनों का, ग्लोमेरुलस और बोमैन्स कैप्सूल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मैल्फिजियन कैप्सूल या रीनल कैप्सूल। 1 और 2 के, बोमैन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, ये चीज। इसके बाद पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, पीसीटी नियरर टू बोमैन्स कैप्सूल, ये कॉर्टेक्स में लाया करता है, कॉर्टेक्स। और अब आपको यहां विजुअलाइजेशन बेटर होगा। इस तरीके से अरेंज्ड है, इस तरीके से। और लूप ऑफ हेनले नीचे तक आता है, मेड्यूला तक। ये जो आप देख रहे हैं, इसने डिपॉजिट किया कहीं इधर, मतलब यहां तक करीब आ रहा है मेड्यूला तक, और फिर ऊपर गया है वापस, एंड फिर उसने कलेक्टिंग डक्ट में दिया है। और ऐसे कई सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलके यहां पे बेस में फिर एक बड़ा डक्ट बना रहे हैं, जो कि फिर और बड़े डक्ट से मिल रहा है, जो कि फिर और बड़े डक्ट से मिल रहा है। और ये पीसीटी, इसी में 2/3 ऑफ द थिंग्स, यूजफुल थिंग्स, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। थोड़ी बहुत चीजें लूप ऑफ हेनले में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और डिस्टेंट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ये भी कॉर्टेक्स में लाया करता है। और फिर ये एक तरफ जुड़ा है कलेक्टिंग डक्ट से, जो कि होता है मेड्यूला में। ठीक है, तो इस तरीके से ये लाया कर रहे हैं किडनीज में। लूप ऑफ हेनले रन्स इन मेड्यूला एंड रिटर्न्स टू कॉर्टेक्स। मेड्यूला से ये वापस से फिर कॉर्टेक्स की तरफ घूम जाता है। और आप ब्यूटी भी देख सकते हैं कि कितना मार्वल है ये, और किस तरीके से हम माइक्रोस्कोपिक स्केल में जा रहे हैं। तो रीनल आर्टरी, ये बड़ी आर्टरी ब्रांच बनी, और बनी सेगमेंटल आर्टरीज। ये सेगमेंटल आर्टरी फिर ब्रांच बनी, और बने लोब्यूलर आर्टरीज। लोब्यूल्स हैं, लोब्स हैं। इसके अंदर फिर इंटरलोब्यूलर आर्टरीज, फिर ब्रांचिंग हुई है। और फिर जो आर्टरी बनी है, वहां से फिर एफरेंट आर्टियूल आया। ब्रांच का ब्रांच फिर ब्रांच, मतलब वो ट्री के जैसा है। और नेचर में हर चीज ऐसा, इस चीज को फ्रैक्टल्स कहते हैं बाय द वे, कि एक ही चीज में अगर आप देखें तो वो अपने फुल चीज को रिजेंबल कर रही है, और नेचर ऐसा ही बना है। तो खैर अभी तक ये सब क्लियर है। ये डिस्टल जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है, इसके बारे में एक और पॉइंट है कि वॉल्स जो हैं भी सिक्रीट करती हैं केमिकल्स लाइक पेंसिलिन या कुछ पोटेशियम या अदर ड्रग्स जो नहीं जा पाए उस टाइम पे, उनको भी ये रीअब्जॉर्प्शन वाला जो प्रोसेस है, ये सी ट्यूबुलर सिक्रीशन, तो ये डीसीटी का हिस्सा है। और ये जितना भी यूरिन कलेक्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता रहता है कि यूरिन का नीचे तक फ्लो होता रहे। एंड ये स्फिंक्टर मसल तो आपने देख ही लिया था। और जब यूरिन पास होता है यूरेथ्रा से, तो इस प्रोसेस को मिक्ट्यूरेशन कहते हैं, मिक्ट्यूरेशन। अब यहां पे आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन, नॉर्मल यूरिन। तो अमाउंट 24 घंटे में 1 से 2 लीटर करीब करीब, और ये डिपेंड करता है कि आप कितना पानी पी रहे हैं और कितना वाटर लॉस हो रहा है। अगर आप ज्यादा पानी पिएंगे ज्यादा यूरिन निकलेगा, मतलब ये बैलेंस है, जितना पानी पिएंगे, पानी कितना स्वेटिंग से निकला। ज्यादा पानी पिया, स्वेटिंग कम है, तो यूरिन ज्यादा निकलेगा। पानी कम पिया, स्वेटिंग ज्यादा है, तो बॉडी जितना भी वाटर है उसको ज्यादा रीअब्सॉर्ब करेगी, तो यूरिन कम निकलेगा। और जब कम निकलेगा तो कॉन्सेंट्रेटेड निकलेगा। और कलर क्या हुआ है? स्ट्रॉ एंड एम्बर, हल्का सा येलोइश। और अगर डार्कर कलर का है तो यानी कि ज्यादा कंसंट्रेटेड है। और यूरिन का ऑप्टिमम कलर क्लियर होना चाहिए, हल्का सा येलो रहे, नॉर्मल है, लेकिन ज्यादा येलो नहीं होना चाहिए। ज्यादा येलो का मतलब आप पानी की कमी है शरीर में। इट शुड नॉट बी क्लाउडी, क्लियर बिल्कुल।
स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 के आसपास है, 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या? इट इज द मेजर ऑफ डिसॉल्व्ड मटेरियल इन यूरिन, यूरिन में कितना ज्यादा मटेरियल डिसॉल्व। लोअर द वैल्यू मोर डाइल्यूट द यूरिन, जितना कंसेंट्रेट होगा वैल्यू बढ़ेगा। पीएच क्या है? स्लाइटली एसिडिक, हल्का सा एसिडिक। कंपोजिशन 95% वाटर, 5% यूरिया, अदर प्रोडक्ट, सॉल्ट्स, ये सब चीजें। 95% लेकिन वाटर है। इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में है? यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिन। और यूरिया कैसे बनता है? फ्रॉम एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रिएटिन फ्रॉम मसल मेटाबॉलिज्म एंड यूरिक एसिड फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। अभी सिर्फ नाम आया है, 11th में ये चैप्टर फिर से आएगा और फिर ये सब भी होगा आपके अंदर, ठीक है। अगर क्वांटिटी के सेंस में देखें तो यूरिया 2.3 ग्राम्स पर लीटर, कितना होता है यूरिया ग्राम्स पर लीटर। क्रिएटिन कितना होता है? 1.5, यूरिक एसिड 0.7, सोडियम 9 ग्राम पर लीटर, पोटेशियम क्लोराइड 2.5, अमोनिया 0.6 ग्राम पर लीटर। ओडर, इसकी महक कैसी है? स्ट्रॉन्ग फाउल स्मेल। और फाउल स्मेल जो है वो किस वजह से है? अमोनिया के प्रेजेंस में एंड बैक्टीरिया। अगर आप अमोनिया आपके कभी आप ये सूंघे उसे तो बिल्कुल ऐसी टॉक्सिक सी स्मेल आएगी कि जैसे पब्लिक वॉशरूम्स में आती है। हाँ, तो जो पब्लिक वॉशरूम्स जो साफ नहीं है और जो एक इंटेंस स्मेल आती है वो अमोनिया के प्रेजेंस की वजह से आती है। टेस्ट, तो ये यूरिन का काम वेस्ट, यूरिया एंड सॉल्ट्स, तो टेस्ट ऑब्वियसली इसका सॉल्टिश होगा। और कई बार स्वीटिश हो जाता है जिन लोग को डायबिटीज होता है। डायबिटीज में क्या है? बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ब्लड ग्लूकोज थोड़ा मीठा होता है तो इसका जो सॉल्टनेस है उसको ओवर पावर कर देगा। तो किसी को डायबिटीज है तो उसका यूरिन स्वीटिश होगा। मोर ग्लूकोज, लो इंसुलिन। और कई बार टेस्टलेस, और टेस्टलेस यूरिन का क्या मतलब? सॉल्टी होना चाहिए था, कुछ मीठा आया है तभी टेस्टलेस हुआ है, कुछ तो चेंज हुआ है। तो इसमें टेस्टलेस के सेंस में ये भी हो सकता है कि आपने बहुत वाटर इनटेक किया हो कि कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया हो। जब यूरिन बिल्कुल व्हाइट सा निकलता है तो आप कह लीजिए कि सॉल्टनेस बहुत कम हो जाती है। और इसका एक और रीजन लो एडीएच। एडीएच एक हार्मोन होता है जो कि इस चीज को गवर्न करता है कि किडनीज कितना पानी रीएब्सॉर्ब करेंगे। अगर ज्यादा पानी किडनी ने रीएब्सॉर्ब कर लिया तो यूरिन कम होगा, और कम वाटर में इतना यूरिया तो उतना ही है। कम वाटर में उतना यूरिया घोल दो तो बहुत गाढ़ा है, ज्यादा पानी में उतना यूरिया घोल दो तो लाइट है। और ये टेस्टलेस किस सेंस में होता है? डायबिटीज इंसिपिडस, ये भी एक कंडीशन। तो वही चीज, डायबिटीज जब होता है तो सॉल्टिश टेस्ट हटता है इसका। तो ये तो है नॉर्मल थिंग्स। एक हेल्दी आदमी के यूरिन में क्या होता है। अब एबनॉर्मल थिंग्स इन यूरिन, कि यूरिन में कभी कभार ब्लड सेल्स आते हैं, कि कभी कभार खून सा दिखाई दे रहा है यूरिन में, तो ये बीमारी क्या है? हीमेटोरिया, ये बीमारी होती है। इस बीमारी में किसी इन्फेक्शन की वजह से या किडनी में स्टोन की वजह से या ट्यूमर की वजह से ब्लड मिलने लग जाता है यूरिन में। किडनी का ब्लड कहीं कहीं पे यूरिन में मिल रहा है तो आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है। इसके अलावा ग्लूकोज, ये तो हमने देखा ही कि जब डायबिटीज होता है तो इस सेंस में एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ जाता है। तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज, इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया, कि जब एक्सेस ग्लूकोज मिलता है यूरिन में। इसके बाद यूरिन में हो सकता है एल्बुमिन प्रोटीन्स भी एबनॉर्मल क्वांटिटीज में आ रहे हो, ड्यू टू जिन लोग को हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो जो चीजें नहीं भी आनी चाहिए थी ब्लड में वो आ रही क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत है, ठीक है।
इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ बोमैन्स कैप्सूल, मतलब वो छन्नी है, वो छन्नी में परमिएबिलिटी अगर बढ़ जाए, वो लेयर अगर घिस गई है, तो जो चीजें फिल्टर नहीं भी होनी थी वो भी होने लग गई। तो हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर की, ब्लड का ही प्रेशर बहुत ज्यादा है, या तो फिर ब्लड प्रेशर ठीक है लेकिन इसकी वो परमिएबिलिटी बहुत बढ़ गई है। तो किसी भी केस में एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स जो ब्लड में है वो भी यूरिन में आने लगते हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स पास्ड आउट। बाइल पिगमेंट्स आ सकते हैं यूरिन में। तो जब किसी बाइल बहुत सारे अलग अलग चीजों का मिक्सचर है, तो पिगमेंट बस बोल दिया गया उसे कि बाइल के किन चीजों का एक ये मिक्सचर है। अगर आप इसको कहें कि अच्छा पिगमेंट कौन सा है, तो फिर ये बहुत फिर डेप्थ वाली चीज है। क्योंकि अब जैसे बाइल में ही हमने अभी डिस्कस किया कि बाइल का एक कंपोनेंट है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन टूटता है तो कुछ बनता है, बिलीरुबिन के दूसरे टूटने से यूरिफिब्रिलोजन जो भी बना था। तो कितनी सारी चीजें मिलती तब जाके वो एक चीज बन रही है। तो कुछ बाइल पिगमेंट्स आ रहे हैं। तो जब अनीमिया हो जाता है या हेपेटाइटिस या लिवर सिरोसिस, तो ऐसे बाइल पिगमेंट्स भी पास्ड आउट होते हैं, जिसकी वजह से यूरिन का कलर, अब कौन से बाइल पिगमेंट्स पास आउट हो रहे हैं तो यूरिन का कलर और चेंज हो सकता है, वो फिर डॉक्टर वाली बात है, तो वो डॉक्टर जाने की क्या है क्या नहीं। और इसी वजह से एक्चुअली जितनी बायो है वो बायो तो आपको पढ़ाई जा चुकी है। तो 11th-12th बायो में या 6 साल एमबीबीएस में, और 6 साल एमबीबीएस के बाद 4 साल के स्पेशलाइजेशन में कुछ तो पढ़ाते होंगे। इतना टाइम जा रहा है, और क्योंकि सिलेबस इतना ही है। सिलेबस 10th तक की बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि 10th तक की बायो में सब आ चुका है। 10th तक की हिस्ट्री में पूरा हिस्ट्री नहीं आ सकता, ठीक है, मतलब वो इंट्रोडक्शन भी नहीं हो सकता। 10th तक की मैथ्स में पूरा मैथ्स ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है। प्लांट आपने पढ़ लिया, उसका सब पढ़ लिया, और एनिमल्स आपने सब पढ़ लिया, इवोल्यूशन वो भी आपने पढ़ लिया। अब बचा क्या है, अब आप मार्स कब थोड़ी पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ेंगे बायोलॉजी वही है बस। अब डिफरेंस बस यही बचा है कि हम 6th क्लास में फोटोसिंथेसिस आया, प्लांट यूजेस सन टू मेक देयर ओन फूड। 9th में फोटोसिंथेसिस आ रहा है, तो आप अभी इस लेवल पे चल रहे हैं कि जिक्र हुआ है लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन का, और ये सब 12th 11th में फिर फोटोसिंथेसिस आएगा, फिर वो डार्क रिएक्शन कैसे होता है उसका इक्वेशन आ रहा है, फिर और डेप्थ में आ रहा है। बायो में जब फोटोसिंथेसिस आएगा एमबीबीएस में, उसका फिर अलग कोर्स है। जैसे एमबीबीएस की भी किताबें हमारे पास रखी हैं, कभी देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एबनॉर्मैलिटीज हैं। डायबिटीज का जिक्र आया, तो डायबिटीज के बारे में जैसे बताएं, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो एक चाबी के जैसा है, मतलब इन द सेंस नेचर में सब चीजें शेप पे डिपेंड करती हैं। शेप क्या है, तो जो ब्लड में ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज सेल को चाहिए, लेकिन सेल ऐसा नहीं कि पूरा खुला हुआ है, खुला हुआ तो खत्म हो जाएगा, वो किले के जैसा है। कोई चीज खुद से आ जाए, लग जाए, तो उसके लिए जैसे दरवाजे खिड़कियां होती हैं, और वो पर्टिकुलर किसी एक चीज को एंट्री देगा, बाकी चीजों को एंट्री नहीं देगा। तो कुछ आपको ये मैकेनिज्म चाहिए कि वो ग्लूकोज को खिड़की खोल सके, ग्लूकोज को अंदर ले सके, वरना ग्लूकोज तो जा रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि वो चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि इनके रिसेप्टर सेल्स में लग जाता है, तो ग्लूकोज को बाइंड कर लेता है और ग्लूकोज चला जाता है बॉडी सेल्स में। ये इंसुलिन का काम है। तो इंसुलिन कभी भी आएगा तो इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ऐसा सा कुछ होता है। और हेल्प्स इन ब्रेक डाउन का क्या मतलब, आप वो किले में आपके सामने से ग्लूकोज बह के चला जा रहा है, लेकिन आप ग्लूकोज तोड़ नहीं पा रहे हो। प्रॉब्लम क्या है, ग्लूकोज अंदर नहीं आ पा रहा है, और अंदर लाने का काम इंसुलिन का है। तो हेल्प्स इन ब्रेकडाउन कैसे, कि ग्लूकोज जो ब्लड से जा रहा है उसको, मतलब जो छूते हुए जा रहा है, वो अभी खिड़की खुल के अंदर आ नहीं पा रहा है, वो खिड़की खोल के अंदर लेने का काम इंसुलिन, ठीक है। तो ये चीज में शुरुआत ऐसे होती है कि अच्छा है, ये इंसुलिन बनता कहां पे है, पैंक्रियाज में। तो पैंक्रियाज ज्यादा इंसुलिन जब बनाते हैं, ज्यादा इंसुलिन होगा तो इतनी सारी खिड़कियों में बहुत खिड़कियां खुलते खुलते अंदर ग्लूकोज आने लग जाएगा। तो
जब पैंक्रियाज ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है, ब्लड में ज्यादा इंसुलिन है तो ज्यादा खिड़कियां खुल रही, ज्यादा ग्लूकोज आ जा रहा है। तो जो सेल्स हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाते हैं कि हर इंसुलिन को खिड़की खोलने का वो नहीं हो, कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस बन रहा है। तो इसके चलते हो रहा है इंसुलिन, जो पैंक्रियाज है वो जो फील करता है इंसुलिन कम बन रहा है या ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, क्योंकि जब ग्लूकोज आ ही नहीं पाएगा तो सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, तो वो ज्यादा इंसुलिन बना रहा है और ये ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस बना रहा है। अब इसके चलते क्या होता है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया तो ब्लड में इसी चीज में आगे के टाइम में लो इंसुलिन हो रहा है, तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज भी कम होगा, ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज बह रहा है आगे के टाइम में। शुरुआत ऐसे होती है, इंसुलिन ज्यादा बना रहा है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बन रहा है, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा चला जा रहा है क्योंकि ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर टूट नहीं रहा है। आगे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, ये इतना ओवर वर्क कर रहा है पैंक्रियास कि इंसुलिन, इसके सेल्स मरने लग जाते हैं तो कम इंसुलिन बन रहा है और इधर हो गया इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अब वो खिड़की खुल के ग्लूकोज अंदर आ ही नहीं पा रहा है क्योंकि इंसुलिन ही कम बन रहा है और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुका है कि अब वो खिड़की 3 इंसुलिन आएंगे तब खुलेगी। कुछ इस टाइप का आप एनालाइज करिए, बायोलॉजिकली गलत स्टेटमेंट दे रहा हूं लेकिन कुछ इस सेंस में आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश कर सकते हैं। ज्यादा इंसुलिन चाहिए वही काम करने के लिए और इंसुलिन इतना काम कर चुका है एक्स्ट्रा वर्क में कि अब उसके सेल्स डेड हो गए, तो उसने रेस्ट के टाइम में रेस्ट लिया नहीं तो अब एग्जॉस्ट हो गए, डेड हो गए, तो अब वैसे ही इंसुलिन कम है, तो आपके सेल्स को ग्लूकोज ही नहीं मिलेगा, तो आप इंसुलिन एक्सटर्नली लीजिए। वो प्रोसेस मैच्योर्ड फेज ऑफ डायबिटीज में शुरुआत कैसे होती है, इंसुलिन ज्यादा बन रहा है, पैंक्रियास ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। तो ये डायबिटीज है, इसके चलते ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और ब्लड में ग्लूकोज लेवल जब बढ़ गया तो भी दिक्कत है ब्लड वेसल्स के लिए बहुत ज्यादा, और ग्लूकोज लेवल कम है तो भी दिक्कत है। ये नॉर्मल ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज जितने चाहिए उतने हैं, हाई ब्लड ग्लूकोज ज्यादा ग्लूकोज है, और लो इंसुलिन होगा तो ग्लूकोज ज्यादा ही होगा। अच्छा, ग्लूकोज ज्यादा होगा तो इसकी वजह से बहुत दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो ये चीज रही, ये तो डायबिटीज के सेंस में हमने देखा। इसके बाद हमने बिलीरुबिन एंड लिवर का जिक्र किया, तो यहीं से आता है जॉन्डिस पीलिया जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू एनीथिंग, कि मतलब लिवर में सूजन है, लिवर में कुछ गड़बड़ हुई है, ड्यू टू एनीथिंग, कई सारे इसके कॉजेज हैं। तो लिवर का जो बाइल है, बाइल ज्यादा मतलब वो रिलीज हो जा रहा है, और इस सब के चलते ये बाइल का ही जो येलोइश कलर है ये हमारे स्किन तक पहुंच रहा है। तो ये आपको पीलिया जैसा दिख रहा है वो, एंड वो इंडिकेट कर रहा है कि लिवर में कुछ गड़बड़ है, तो आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए, ठीक है। और तो बिलीरुबिन है जो कि स्किन तक पहुंच रहा है एंड ज्यादा ऐसा एक्सक्रीट हो रहा है। जॉन्डिस, छोटे बच्चों के जॉन्डिस बहुत होता है। तो क्यों जॉन्डिस होता है, तो अल्ट्रावायलेट लाइट में इनको रखा जाता है, और अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से क्या होता है, जॉन्डिस क्यों बन रहा है, बेसिकली बिलीरुबिन ज्यादा है। बिलीरुबिन का कुछ केमिकल स्ट्रक्चर है, जब लाइट पड़ती है तो अल्ट्रावायलेट लाइट की एनर्जी ये कुछ इस तरीके का है कि अल्ट्रावायलेट लाइट की जब एनर्जी आती है तो ये थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाते हैं, आउटर शेल्स में चले जाते हैं, और जब ये एनर्जी लूज करते हैं, वापस से कुछ अपने नॉर्मल लेवल में आते हैं, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। अगर आप देखें कितने एटम बाइल में हैं, उतने ही एटम इसमें भी हैं। ये वही चीज है, कुछ अलग से आके जुड़ नहीं गया, चला नहीं गया। मतलब वो केक के जैसा समझिए कि वो एक एनर्जी आई, केक मतलब वो अलग शेप में आ गया, लेकिन अब जब वो एनर्जी चली गई तो ओरिजिनल में नहीं है, वो अपने दूसरे एक फॉर्म में। वही चीज है एग्जैक्टली, उतने ही एटम्स, लेकिन अलग शेप में लग गए हैं। तो एटॉमिक लेवल पे वो अलग शेप में लग गए हैं। तो आप अगर उस दुनिया से बाहर इस दुनिया में आए, तो जो कंबाइंड उन एटम से मिलके जो चीज बन रही है वो सॉल्युबल हो जाएगी इन वाटर,
और वो यूरिन के सहारे निकल जाएगा। तो जो चीज फंसी हुई थी, अटकी हुई थी, वो अचानक से सॉल्व हो जा रही है, सिर्फ बस आपने उसका फॉर्म चेंज किया। और ये 11th-12th की केमिस्ट्री है कि ये मतलब इसको स्टीरियोमेरिज्म कहते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री वैसे थोड़ा बहुत आपके में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आएगा, लेकिन आइसोमेरिज्म्स में है कि जेड आइसोमर बन रहा है, जैसे लिखा भी है जेड आइसोमर, वही मतलब एक स्ट्रक्चर है उन्हीं एटम्स से, लेकिन बस उनका फॉर्म बदल गया थोड़ा सा। फॉर्म इन द सेंस कि ये इस तरफ राइट साइड लगे थे, ये चीजें इधर से इधर आ गई, तो और बस एटम एक स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर से बनने वाली चीज हो सकता है बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज हो सकती। जैसे ग्लूकोज हम जनरली बोलते हैं ग्लूकोज भी 2 फॉर्म का है, डेक्स्ट्रो लीवो। तो ग्लूकॉन डी जो है वो डेक्स्ट्रो फॉर्म है, वो अगर आप खाएंगे आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी। और वही एटम्स बस एक फंक्शनल ग्रुप जो उसका एक बंच कहीं और लग जाए तो ग्लूको वो बन जाता है लीवो फॉर्म, ग्लूको एल। वो अगर आप खा लें तो आपकी एनर्जी जाएगी, आप और थके फील करेंगे, लेकिन उसका यूज नहीं होता तो कोई सेंस नहीं उसका। ग्लूको एल इसी वजह से कोई नहीं आता, ग्लूकॉन डी जानते हैं, डेक्स्ट्रो फॉर्म। ठीक है, तो वही चीज ग्लूकोज में इतना हमें दिखाई देता है कि वही मॉलिक्यूल है, लेकिन बस उसका शेप थोड़ा चेंज हो गया तो बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी हो गई। अब यहां पे आता है रेगुलेशन ऑफ यूरिन आउटपुट, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ये चैप्टर खत्म है कह लीजिए, 5 मिनट का है बस, 5-10 मिनट, और फिर हम करेंगे क्वेश्चंस इस चैप्टर के, और फिर आगे बढ़ेंगे। फिर आगे हम जाएंगे नर्वस सिस्टम में, जो कि आप कह सकते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन उसका पूरा पार्ट है। ठीक है, चलिए एंड करते हैं। थैंक यू।